ये आप रोड बना दो, स्कूल बना दो, बिल्डिंग बना दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो नेताओं को करना ही है। अररिया को लेकर के क्या मॉडल है आपके नजर में? मेरा ये कहना है कि जो पद पे बैठे हुए हैं वो अपना जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े लोगों को खुश करना समझते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी प्रशांत किशोर चल रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा, जदयू सबके सब सत्ताधारी पार्टी हैं। जब मन होता है नीतीश जी को झूला पर चढ़ते हैं, जब मन होता है उतर जाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अभी मेरे साथ फैसल जावेद यासीन है। ये फैसल जावेद यासीन अररिया का मुद्दा के संचालक हैं। हमेशा अररिया के मुद्दा के बैनर तले इन्होंने प्रमुखता से सारी बातों को रखा है, लोगों की समस्याओं को रखा है। तो हमने जब इनके इंस्टाग्राम, इनका मैंने ट्विटर अकाउंट देखा, फेसबुक अकाउंट देखा, तो प्रशांत किशोर के साथ में इनकी मुझे फोटो मिली। तो मैंने सोचा कि फैसल यासीन से जाकर बात करें कि क्या इनके मन में चल रहा है। फैसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। सन सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू अलाउद्दीन जी। आप हमेशा प्रमुखता से मुद्दा उठाते रहे हैं और हमें लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, इस तरह के काम आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं पूरे अररिया जिला के लिए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। फैसल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं सबसे पहले कि अररिया का मुद्दा, आप एक बैनर है आपका जो हमेशा लोगों की आवाज उठाती है। लोगों ने अररिया में आपको बहुत प्यार दिया, आपकी पत्नी को जिला परिषद तक बनाया, लेकिन लोग आपके तरफ एक बड़ी राजनीति की ओर देख रहे हैं कि फैसल यासीन अररिया का मुद्दा तो चलाते ही हैं, लेकिन इनको जो है ऊपर आना चाहिए, ये बड़ा नेता बनना चाहिए ताकि लोगों की जो उम्मीद है और ज्यादा मजबूत हो सके। तो हम इसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा का, तो क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर से भी आपकी मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई, इस पर थोड़ा बताइए विस्तार से, लोग जानना चाह रहे हैं इस बात को। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो ऑब्वियसली है कि मैं कुछ अररिया के लिए करना चाहता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ इसमें हमारे यहाँ पे विधानसभा में जो हमारे विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, सरकार यहाँ पे राजद की रही है। तो मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार जी के पास एक झूला है जिसमें वो सबको झुलाते हैं, कभी आरजेडी को, कभी कांग्रेस को, कभी बीजेपी को, और ये जितनी पार्टियां हैं वो सब उन झूला के नीचे खड़े रहते हैं, चाचा अब मेरी बारी, चाचा अब मेरी बारी। तो वैसे देख रहा हूँ कि हमने यहाँ कांग्रेस को जिता दिया, भाजपा के एमपी हैं, उसके बाद भी यहाँ के आम लोगों को हर जगह घुसखोरी का सामना करना पड़ रहा है। अपने ही जमीन बचाने के लिए म्यूटेशन के नाम पे पैसे देने पड़ रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र है और रेसिडेंट्स वगैरह, रजिस्ट्री में, न्यायालय के बाहर दलालों का जमावड़ा होता है, इस तरह की मामला है। तो जिसको हमने ट्राई कर लिया है तो ऑब्वियसली उसको ट्राई करने का कोई फायदा नहीं। अभी लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें भाजपा को रोकना है इसलिए कांग्रेस को इसको देना होगा। 70 साल तक लगातार हमने कांग्रेस पे विश्वास किया है। कांग्रेस के आइडियोलॉजी से, जो आइडियोलॉजी जब हमारे दादा लोग हुआ करते थे, अगर वो कांग्रेस अभी होती तो मैं भी उनके साथ होता। कांग्रेस ने बहुत लोगों का शोषण किया है, खासकर माइनॉरिटी का शोषण किया है। वैसे में मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं है और कोई बंदा अभी घुसखोरी के बारे में नहीं बोल रहा है, टीचर का शोषण हो रहा है नहीं बोल रहा है। तो मुझे कोई न कोई एक स्कोप चाहिए। प्रशांत जी से मेरी 4 मुलाकातें हुई हैं, चारों बार उन्होंने खुद अप्रोच करके गाड़ी भेजा है बाद में। तो वो उन्होंने मुझे खुद बताया कि आपका जो संगठन है उससे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे उनको सारा नॉलेज था, कोई बंदा ग्रास रूट पर आके काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आज न कल ग्रो करेगा। और एक आइडियोलॉजी प्रशांत किशोर से मैं तब उनको ये कर रहा हूँ जब शाहीन बाग आंदोलन में हुआ करते थे हम लोग, वो बंगाल में राजनीतिक स्ट्रेटजिक हुआ करते थे टीएमसी का, ममता जी का, तो उन्होंने वहाँ पे जिताया था। तो वहाँ पे एक उससे पहले जब वो जदयू में थे तो एक बयान ये आया था, जब CA-NRC था तो नीतीश कुमार की पार्टी ने CA-NRC के सपोर्ट में काम किया लोकसभा में, आपने देखा होगा, और इन्होंने ये बयान दिया था, उससे उनका डिस्प्यूट छोड़ा उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि जो संवैधानिक मूल्य है, जो गांधी जी का विचारधारा है, उस विचारधारा से वो ये अवगत हैं और उसको मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो मुझे बहुत ही क्लोज लगता है। लेकिन हाँ मैं अभी प्रशांत जी का पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ और ना मैं आज कल में ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैंने अभी मैं लगातार 4-5 दिन से अपने क्षेत्र जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनको मैं बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि हाँ उनका मैंने बात सुना है, मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए। तो मैंने अपने आगे 2-3 दिन के अंदर अपने घर पे मीटिंग रख रहा हूँ। उसमें जो खास लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, टीम अररिया के मुद्दा से जुड़े हुए हैं, वो लोग आएंगे
वो लोग अपनी बात रखेंगे। लेकिन मेरा प्रपोजल है कि तब भी ज्वाइन नहीं किया जाए। एक बार प्रशांत जी जब आ रहे हैं 7 तारीख को, तो एक टाइम लेके उनसे मिला जाए, उनकी बातों को सुना जाए। अगर उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो सहयोगी हैं, अगर वो कन्विंस होते हैं, जब वो अगर मुझे बोलेंगे कि आप ज्वाइन कर लो, तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। क्योंकि एक राजनीतिक वैक्यूम तो बिहार में है। मैं बताऊं, कांग्रेस, आरजेडी, भाजपा, जदयू, सबके सब सत्ताधारी पार्टी हैं। जब मन होता है नीतीश जी को झूला पर चढ़ते हैं, जब मन होता है उतर जाते हैं। तो विपक्ष में तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है ही है, और जो विचारधारा राजनीति वो तो खत्म हो ही गया है। तो ऑब्वियसली एक इस वैक्यूम को हम लोग भरने का कोशिश करेंगे। हम कार्यकर्ता से अपील करते हैं कि आप प्रशांत जी को समझिए, फिर मुझे अलाउ कीजिएगा। फिर मैं शायद 7 तारीख को ज्वाइन कर लूं या ना करूं। अगर आप मना कर दें तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। 7 तारीख को प्रशांत किशोर आ रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि अभी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, ना ही अभी करने जा रहा हूं। जैसे कि आपने कहा कि आप अपील भी कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि प्रशांत किशोर जी जब आए तो आप लोग आए, उनकी बातों को सुने। तो कहीं ना कहीं आपका भी झुकाव उस ओर है, आप भी चाह रहे हैं कि हम उसी जब जाएं किसी पार्टी में, क्योंकि अभी तक आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और पहली बार आप करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी प्रशांत किशोर चल रहे हैं। गांधी विचारधारा से एक भी बिलोंग करता हूँ, गौरसे विचारधारा से नहीं। तो मैं लोकतांत्रिक चीजों में विश्वास करता हूँ। मेरा झुकाव सच में प्रशांत किशोर जी के पास है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता अगर अलाउड नहीं करेंगे तो मैं कहीं एक कदम नहीं बढ़ सकता। मैं बोल रहा हूँ, आप उस दिन देखो, समझो। अगर आपको लगता है कि वी शुड ज्वाइन दस, तो हम लोग भी वहां पे ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज वी कांट ज्वाइन। लेकिन फैसल जी, जिस तरह से आप अररिया का मुद्दा का जो बैनर है, बैनर तले जो आप लोगों की आवाज बनकर उभरे हैं, किसी और पार्टी में जाने के बाद क्या लगता है इतनी प्रमुखता से क्या अपनी बातें आप रख पाएंगे? लोगों की जो समस्या है उनको रख पाएंगे आप? ऑब्वियसली पिछले 2.5-3 साल से आपने देखा होगा कि मैं आवाज उठा रहा हूँ। विभिन्न पार्टियों से ऑफर भी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे ये डर जरूर सताता है, किसी पार्टी में जाने के बाद जहाँ देश, राष्ट्र और राज्य की बातें होती है, वहाँ हमारे लोकल इश्यूज, गांव देहात की बात नहीं हो पाती है, दब जाती है। तो इस चीज का तो मुझे डर रहता है। इसलिए मैं पिछले 3 साल से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दूर रहा हूँ। लेकिन जब मैं प्रशांत जी की बात सुनता हूँ, जो बात मैं कर रहा हूँ, म्यूटेशन की बात कर रहा हूँ, बिजली की बात कर रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, और स्कूल जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारा विचार मिल रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, जब जात धर्म के नाम से इलेक्शन नहीं होगा, मतलब कोई बड़ा राजनेता उस पर काम नहीं करेगा, तो शायद मतलब मुद्दे की बात करेगा। तो प्रशांत जी से मुझे बस यही उम्मीद है कि वो मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, जो मेरे विचारधारा से मिल रहा है। और लेकिन इस चीज को जज मेरे कार्यकर्ताओं को करना है और मेरे क्षेत्र की जनता को करना है कि जो फैसल सोच रहा है वो ठीक सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। अगर मेरे सोच पर वो मोहर लगाएंगे तो मैं ज्वाइन करूंगा, अगर वो मोहर नहीं लगाएंगे तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। इस चीज में मैं काम कर रहा हूँ कई दिनों से। 2-4 दिन का और टाइम बचा है, और भी बड़ी बड़ी मीटिंग है हमारी, क्योंकि मैं क्षेत्रवार मीटिंग कर रहा हूँ, खास लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, खास इन सेंस की जो सामाजिक ताना वाना को समझते हैं उनसे मीटिंग कर रहा हूँ। उनका अलाउ होगा तो शायद मैं ज्वाइन कर लूँ। प्रशांत किशोर जी इन दिनों जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए, हालांकि उन्होंने पार्टी अभी बनाई नहीं है, पार्टी का घोषणा नहीं किया है। आपकी क्या बातें हुई, आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें पार्टी बना करके अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं क्या प्रशांत किशोर जी? क्या बातें हुई इसके बारे प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि अगर हम लड़ेंगे, अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाया है, अगर हम लड़ेंगे तो सभी सीट पे लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो मुझे एक उम्मीद है कि उनको अच्छे लोगों की जरूरत है। तो ऑब्वियसली उन पार्टी में अगर अच्छे लोग जुड़ते हैं, जो अच्छे लोग होंगे, अररिया में मुझसे अच्छे लोग जो होंगे, वो उनको भी टिकट दे सकते हैं, मुझे भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन इन सब से बड़ी बात यह है कि जो भी वो राजनीति करेंगे, टिकट किन्हीं को भी दें, तो एक मुद्दे की राजनीति तो वो करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है उनका भाषण सुन के कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उनका कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है, इसीलिए मेरा झुकाव है। में? लोगों का कहना यह भी है कि थर्ड फ्रंट की जरूरत है बिहार में। अगर बिहार की हम बात करें तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी इतने मजबूत हो गए कि वो थर्ड फ्रंट में आ सकते हैं, तीसरा विकल्प बन सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा महागठबंधन और भाजपा की सरकार रहती है यहाँ पर। अब भाजपा और नीतीश कुमार, जदयू की सरकार रहती है, बिहार में वही रहा है। लेकिन थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी तीसरा विकल्प बन के आ रहे हैं क्या बिहार में? देखिए, जहां तक आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि
थर्ड क्लास नेताओं के खिलाफ मेन फ्रंट की जरूरत है। कोई थर्ड फ्रंट की जरूरत नहीं, अब मेन फ्रंट की जरूरत है। जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगर थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड फ्रंट कौन है? बिहार में तो जो भी फर्स्ट फ्रंट है नीतीश कुमार प्लस, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस वाली की तरफ से हो, फर्स्ट फ्रंट नीतीश कुमार हो गए। मैं कह रहा हूं कि इन सब थर्ड क्लास नेताओं के खिलाफ मेन फ्रंट की जरूरत है, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी भी इस दिशा में काम करेंगे, तो हम उनका और सहयोग करेंगे। फैसल जी, एक बात और जो राजनीतिक गलियारे में घूमती है, जैसे AIMIM है या फिर और भी पार्टियों को कहा जाता है ये भाजपा की बी टीम है, ऐसा नहीं महसूस हो रहा है आपको? देखिए, सिंपल सी बात है, अभी दो खेमा है, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा सहयोगी कांग्रेस सहयोगी छोड़ के जो भी होते हैं, इनको ये लोग बी टीम घोषित करते हैं। मीम बी टीम है, प्रशांत किशोर जी बी टीम है, ममता बनर्जी बी टीम है। आप किसी को भी बी टीम, ये इनको क्या होता है, ये दोनों चाहते हैं कि हम नूरा की कुश्ती खेलें, या तो हम या तो आप, तीसरा कोई आएगा तो हम बी टीम घोषित कर देंगे। ये घोषित करते ही रहेंगे, और अगर सबको आप बी टीम घोषित करते रहेंगे तो लोकतंत्र में पार्टियां बननी बंद हो जाए। जो भी पार्टी बनेगी, आम आदमी पार्टी को भी कहा जाता था कि बी टीम है, तो अब बी टीम कौन है? बी टीम तो मुझे बस ये लगता है कि सिर्फ ए टीम है। कांग्रेस और भाजपा जो है वो ए टीम है, बाकी जितना उनके अगेंस्ट लड़ती है सब बी टीम है, और अब बी टीम ऊपर आएगी, ए टीम जाएगी। लेकिन कांग्रेस पे भी आप हमला करना नहीं छोड़ रहे हैं। आपके जो दादा रहे हैं वो भी कांग्रेसी रहे हैं, आपके फैमिली में ज्यादातर कांग्रेसी रहे हैं, तो आप कांग्रेस पे हमला करने का कारण नहीं समझ में आ रहा है। मैं कांग्रेस के उस विचारधारा से बहुत ही करीब हूँ जो हमारे दादा के समय टाइम में, नेहरू गांधी के टाइम होता था। आज भी मैं नेहरूवादी कांग्रेस, गांधीवादी कांग्रेस, यासीनवादी कांग्रेस हूँ। ये जो कांग्रेस अभी नया कांग्रेस है, ये इनको अपनी आइडियोलॉजी का पता नहीं है। ऐसा कांग्रेसी हम नहीं हो सकते। कांग्रेस बदल गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस रहा ही नहीं है। चलिए, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अररिया की अगर हम लोकल मुद्दे की बात करें, क्योंकि आपका भी अररिया का मुद्दा एक बैनर है, मुद्दे की बात करें तो आप यहाँ के कोई भी नेता हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या जिला परिषद अध्यक्ष हो, सब पर हमेशा हमलावर रहते हैं। क्या कारण है? क्या लगता है कि आपको वो अपने हिसाब से काम नहीं करते? हालांकि अररिया का विकास तो हो ही रहा है, फिर भी आप हमलावर रहते हैं, क्या कारण है इसका? सिंपल सा बात यह है कि कुछ लोगों ने हमें चुना है, और उनको जो है हमसे मतलब 4 गुना ज़्यादा, और किसी को 36 गुना लोगों ने चुना है। मेरे पास डेली 50, 60, 100 लोग आते हैं जो मुझसे बात करते हैं, वो मुझे घुसखोरी का किस्सा सुनाते हैं। तो मुझे एक उम्मीद होती है अररिया विधानसभा के विधायक से, वो उस पर चुप रहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का इशू करते हैं, और कुछ नेशनल मुद्दे की बात करते हैं, तो मुझे उम्मीद रहती है अपने MP साहब प्रदीप सिंह से, तो वो भी उस पर चुप रहते हैं। तो मुझे ये कहना है कि एक्चुअली आप नेता किस चीज़ के लिए बने हो? आप अगर विधायक हो, आपके जिला में अगर म्यूटेशन का इशू है, आपके जिला में जाति प्रमाण पत्र और रजिस्ट्री में घोटाले का इशू है, बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, और वो अभी जो लोन है, डाकिया वाला लोन लोग लूट के ले जा रहे हैं उसको करके, जो ग्रुप्स लोन होते हैं, उन सब का इशू है, बाढ़ में लोग मर रहे हैं, इशू है। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप चुप रहते हो? आप जब चुप रहते हो तो यहाँ पे लोग आते हैं। जब मैं बात करता हूँ, तो जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता हूँ, नुकसान किस नेता को होता है? इन नेताओं को नुकसान होता है। ये लोग हम पे मुकदमा कराते हैं फिर, लेकिन फिर भी पब्लिक हमारे साथ आती है। तो ऑब्वियसली मैं जिसको मैं चुनूंगा, अररिया विधानसभा के विधायक, हमने उनको हेल्प किया इस उम्मीद से कि वो मतलब काम करेंगे, वो चुप रहते हैं। आज एक बार एक CEO के खिलाफ उनसे बाइट ले लीजिए, वो नहीं दे पाएंगे। कर्मचारी के खिलाफ बयान ले लीजिए, वो नहीं दे पाएंगे। अभी खाद का किल्लत होता है, प्रदीप सिंह जी चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान नहीं आता है, वो चुप रहते हैं। देखिए, अभी सिंपल सा बात है कि लोकतंत्र में जो है 1-2 आदमी से चुनाव नहीं होता है। सारा काम आपने राहुल गांधी को दे दिया है और मोदी जी को दे दिया है। प्रदीप सिंह से कोई सवाल नहीं कर सकता, सवाल किससे करेंगे? मोदी जी से। आप कांग्रेस के विधायक सवाल नहीं कर सकते, सवाल किससे करेंगे? राहुल गांधी से। मतलब हवा में जो ये सवालें हैं ना, सब हवा में जाता है। अगर मैं विधायक सवाल करता हूँ, विधायक के कान में जाएगा। मैं अगर मुख्यमंत्री सवाल करूंगा, शायद वो सुन भी नहीं पाएंगे। ये बताइए कि
2025 में आप, ये तो तय है कि चुनाव लड़ेंगे आप, क्योंकि लोगों का डिमांड भी है, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं आपके बारे में, तो लोगों का ये कहना है कि इस बार चुनाव में उनको जरूर हम लोग लड़वाएंगे, और विधायक के रूप में आपको लोग देखना चाह रहे हैं। अररिया को लेकर के क्या मॉडल है आपके नजर में? अररिया में क्या बदलाव हो सकता है? अररिया कैसे बदल सकता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जब मैंने सबसे पहले जो मॉडल की बात किया था, हमने एक मैनिफेस्टो बनाया था 25 नंबर का, मतलब 25 सीरियल नंबर था उसमें, और डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे थे उसमें। जो अररिया के विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने भी साइन किया था कि हम विधानसभा में बनेंगे तो ये काम करेंगे। तो उसमें मैक्सिमम काम नहीं हुआ है। इवन कि जो अपोजिशन में चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। देखिए, सबसे पहले यहाँ ये है कि यहाँ पे बेसिक एजुकेशन की जो मॉडल होना चाहिए वो कमी है। सरकारी स्तर से कोई पहल नहीं हो पा रहा है। सरकारी स्तर से कोई प्रोग्राम अगर 15-20 लाख में होता तो वो दिखता नहीं है। वही मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई होता है तो वो उस चीज़ को मतलब कि 5 लाख 6 लाख में कर लेता है। ये भी हुआ। और उसके बाद है कि जो फैक्ट्री और मेडिकल कॉलेज वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। सबसे बात है कि मुझे ये मानना है, अभी जो कॉन्क्रीट डेवलपमेंट है, आई वांट टू से कि आप रोड बना दो, स्कूल बना दो, बिल्डिंग बना दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये डेवलपमेंट नहीं है। ये तो नेताओं को करना ही है। ये ऑफिसर्स और नेता अपना पैसा बनाने के लिए ये डेवलपमेंट करेंगे। एक्चुअल डेवलपमेंट जब होगा जब आप उसको मोरल बूस्टअप करो, आप उसे एंटरटेनमेंट का सही साधन दो। जो बच्चे हैं यहाँ पे, उस बच्चे को मतलब कि आप सही एजुकेशन दो, प्रैक्टिकल नॉलेज दो। जो पत्रकार है उसका जो अपना एक सम्मान दो। उसके बाद जो ड्राइवर है उसको आप सम्मान दो। अररिया किसान मंच की बताता हूँ, एक संगठन है, उनको बता रहे थे कि उनको खाद टाइम से नहीं मिलता है, और जब वो खाद नहीं मिलता टाइम से तो खेती करने में दिक्कत होती है। जब उसको फिर ब्लैक से होता है तो ब्लैक से लेना पड़ता है। तो एक मॉडल हो, एक डेटा हो हमारे पास कि कितने खाद की जरूरत है वो आ जाए, कितने पानी की जरूरत है, नाला कहाँ होगा उसकी जरूरत है, एजुकेशन कैसे हो। जो बच्चे यहाँ के अगर कोटा जा रहे हैं तो कोटा यहाँ क्यों ना हो, और जो बड़े बड़ी कंपनियां आना चाह रही है वो इजी आ जाए, उनको सुरक्षा मुहैया हो। और किसी कंपनी को कुछ एनओसी चाहिए तो भ्रष्टाचार के भेष ना चढ़े। और जैसे स्पोर्ट्स का मामला है, बहुत ज़्यादा खर्च का मामला नहीं है, अच्छे कर सकते हैं लोग, उसका मॉरल बूस्टअप नहीं करेंगे। बंदा कोई अगर मतलब किसी स्कीम के लिए, किसी लोन के लिए जाएगा तो उसको 10,000 20,000 रुपया तो ब्लॉक में घुस देना पड़ेगा जाति निवासी आय के लिए, उसके बाद 5 लाख रुपया घुस देगा। वैसे में अगर जो 10 लाख का आप लोन ले रहे हैं तो 5 लाख खर्च कर देंगे तो मॉडल तो वैसे ही आपको डाउन हो गया, तो आप काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा मॉडल है, मैं आपको मैनिफेस्टो जरूर दिखाऊंगा, वो आप लेंगे उससे। आपको लगता है कि जो भी पद पर बैठे हुए हैं, पद पर जो भी आसीन हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने जो उनका जो कर्तव्य है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो सही से जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं और नहीं निभा रहे हैं, यही कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि जो पद पे बैठे हुए हैं वो अपना जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े लोगों को खुश करना समझते हैं, जनता से कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि वोट मुझे मोदी जी के, नीतीश जी और राहुल जी के नाम पे मिलेगा, तो वो उसी पे काम करते हैं। उनका सिंगल एजेंडा है आला कमान को खुश करो। खुश करने का कुछ भी तरीका हो सकता है, वो आला कमान को सिर्फ खुश करना चाहते हैं और वहां से टिकट लेना चाहते हैं। मेरा मानना है कि जनता अब फैसला करे कि आप मोदी जी, नीतीश जी के नाम पे वोट देंगे या एक ऐसे ताकत को वोट देंगे जो उन लोगों को से भी अपनी बात मनवा सके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अलाउद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच।